जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार मंगलवार 13 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष, विक्रम संवत 2079 पुण्यक अंक है। निरंजन _10.official अभी यूट्यूब पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। मिशन 2024 नालंदा में नीतीश का बड़ा बयान। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने बहुत काम किया, आगे तेजस्वी कराएंगे। पीएम मोदी पर निशाना, वे जाएंगी तभी संभव है विकास की गाड़ी दौड़ाना। शीघ्र बनेगी अनुरक्षण नीति, खुलेगा बहाली का पिटारा। नीतीश। रहुई डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागन बिगहा में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कहा कि हमने काफ़ी काम किया, अब तेजस्वी आगे करते रहेंगे, आप लोग अब इन्हें आगे बढ़ाइए। वही दूसरी ओर बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया कि वे जाएंगे तभी बिहार समेत देश की विकास गाड़ी दौड़ाना संभव होगा। बिहार के लोग नीतीश को पीएम देखना चाहते हैं। जगदानंद। प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। कहा कि गुजरात के लोग जैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उसी तरह बिहार के लोग भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सोमवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के पास लोकसभा में 10-15 सीट ही है, जबकि बिहार के पास 40 सीट है, तो हमारे राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। चलिए, बिहार में खेल प्राधिकरण का जल्द होगा गठन। कैबिनेट, बहुत अच्छी खबर है ये। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। राज्य में खेल परिसरों का समन्वय, नियंत्रण और प्रबंधन का जिम्मा मिलेगा। राज्य में खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण, देश विदेश के खेलों में उनका चयन आदि की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके लिए बिहार खेल प्राधिकरण का गठन होगा। यह एक पंजीकृत संस्था होगी। भारत और राज्य सरकार की खेल नीतियों के अनुसार खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित और विकास करना, विभिन्न स्तरों पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि मकसद से इस प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। विभागीय मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विभागीय सचिव होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के अलाधिकारी भी इस समिति में रहेंगे। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को इसके गठन को स्वीकृति दे दी। जल्द ही कला, संस्कृति एवं युवा विभाग इसे लागू करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा जुर्माना। प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता पर पहली बार 100, दूसरी बार 200, इसके बाद बार बार दोहराने पर 500 का जुर्माना लगेगा। इसके वाणिज्यिक उपयोगकर्ता पर क्रमशः 1500 से 2500 और 3500 जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाने पर पहली बार 200, दूसरी बार 3000 और पहली बार 2000, दूसरी बार 3000 और आगे से हर बार 5000 का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर यथा पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्टों को फैलाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 और आगे से हर बार 3000 का जुर्माना लगेगा। शहरी निकाय को बिना सूचना खेल आदि के आयोजन जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति जमा होंगे और वहां उक्त वस्तुओं का उपयोग होगा तो हर आयोजक पर 1500 से 2500 का जुर्माना लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, कान साफ करने की स्टिक, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर
लपेटना 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर आदि पर प्रतिबंध है। अभी है तवांग में भारत चीन के सैनिक भिड़े। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के गायत्से इलाके में भारत चीन के सैनिकों के बीच गश्त के दौरान झड़प हो गई, जिनमें दोनों तरफ से सैनिकों के घायल होने की सूचना है। इसको याद कर लीजिए, तवांग सेक्टर के यांगात्से इलाके में अभी हुई है घटना, याद कर लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश में है। चीनी घुसपैठ की आशंका को लेकर सतर्क सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने में सफलता हासिल की। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच 2.5 साल से जारी तनाव के बीच यह नई घटना चिंता पैदा करने वाली है। बैंक से 66 लाख लूटे, लोगों से नकदी संग लुटेरे को पकड़ा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात की कमान संभाल ली। उनके साथ 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 8 कैबिनेट रैंक के हैं। मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह व बड़े नेता मौजूद थे। स्नातक ऑनर्स डिग्री अब 4 साल में मिलेगी, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। स्नातक ऑनर्स डिग्री अब 3 साल की जगह 4 साल की पढ़ाई के बाद मिलेगी। यूजीसी ने सोमवार को इसका ऐलान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। बिहार विधानमंडल का सत्र आज से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से आरंभ होगा, मतलब आज से आरंभ हो चुका है। 5 दिनों का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों को लेकर सरकार तथा विपक्ष दोनों की पूरी तैयारी है। 17वीं विधानसभा के 7वें सत्र के दौरान बिहार का 17वीं विधानसभा, याद कर लीजिए, 17वीं विधानसभा के 7वें सत्र के दौरान पहले दिन मंगलवार को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। द्वितीय अनुपूरक व्यय रखी जाएगी, याद रख लीजिए इनको। 14 व 15 को विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 16 को द्वितीय अनुपूरक पर वाद विवाद तथा मतदान और विनियोग, जबकि 19 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। गौर हो कि 17 व 18 को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 5 दिन का शीतकालीन सत्र है, आज से शुरू हो रहा है। चलिए इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना के दौरान 91% लोगों ने खाने पर खर्च की जमा पूंजी। जनता दरबार में आई कई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना मृतकों के परिजनों का अनुदान बकाया कैसे जांच कराए। 54 लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सीएम ने संबंधित विभागों के अफसरों को फोन कर दिए निर्देश। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की डिटेल आपके सामने है। बिहार के अस्पतालों में मरीजों को मात्र 57% दवाएं ही मिल रही हैं, बाकी के 43% अब बाहर से खरीदेंगे। आवश्यक की सूची में 386 प्रकार की दवाएं हैं शामिल। रोहिणी आचार्य ने कहा, पापा की तबीयत अभी भी नासाज। रोहिणी आचार्य जिन्होंने किडनी दान करी है अपने पिता के लिए। कांग्रेस ने सरकार में मांगे और 2 मंत्री पद। जल्द सीएम व उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे अखिलेश। कहा, लोकसभा चुनाव के लिए समन्वय समिति बननी चाहिए। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे सरकारी सेवक। चलिए क्या है,
राज्य सरकार के सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम 5 बार तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। मालूम हो कि पहले अधिकतम 3 बार तक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का प्रावधान था, जिसे बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार बिहार सरकार से सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट पहले की भांति मिलती रहेगी। अभियंत्रण महाविद्यालय में से 27 पद स्वीकृत हुए। जमीन जमाबंदी की हेराफेरी में अब तक 11 सीओ निलंबित हुआ है। बिल्कुल जो भी धांधली हुई है, रिपोर्ट में आया भी था, भूमाफियाओं और सीओ से मिलकर जो धांधली हुई है उनका जीता जागता सबूत देखिए। 11 सीओ निलंबित है। पटना से 2 सीओ पर हुई है कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आम लोगों को कोई परेशानी न हो, निर्धारित समय में काम हो, इसके लिए विभाग सचेत है। आलोक कुमार मेहता, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे क्या है संपादकीय हिंदुस्तान का। राष्ट्रपति के दिल से निकला जो सवाल। चलिए, विभूति नारायण जी पूर्व आईपीएस अधिकारी, हम लोग जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सवाल से कई सवाल गूंथे हैं। वे कौन लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिन्हें न अपने मौलिक अधिकारों का पता है न संविधान की प्रस्तावना का। वे लोग कौन हैं? अभी ये कौन लोग हैं जो जेलों में हैं? एक बड़े और भव्य हाल में यह प्रश्न गूंजा और सन्नाटा खींच गया। प्रश्न पूछने वाला भारत का प्रथम नागरिक था और जिसकी तरफ सवाल उछाला गया था वे न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे वे लोग थे, जिनके कंधों पर नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिफाजत की जिम्मेदारी है। आमतौर पर ऐसे औपचारिक उद्बोधन जो किसी धीर गंभीर विमर्श के उद्घाटन के अवसर पर दिए जाते हैं, मुख्य वक्ता के सामने लिखित रख दिए जाते हैं और वह एक रोबोट की तरह पढ़ देता है। विडंबना यह है कि अमूमन यह लिखित भाषण उसी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है जिसका कार्यक्रम होता है और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसी की कारगुजारियों की प्रशस्तियों से भरा होता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस कार्यक्रम का उद्घाटन करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, उनमें भी उनके सामने बोलने के लिए निश्चित रूप से आयोजकों, कानून मंत्रालय या उनके अपने सचिवालय द्वारा कागजों का एक पुलिंदा जरूर रखा गया होगा, पर उन्होंने उनकी उपेक्षा कर एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधे उसके दिल से निकला था और किसी के पास उसका उत्तर न था। पीटी उषा के नेतृत्व में भारतीय ओलंपिक संघ से उम्मीदें बढ़ी। बिल्कुल, ज्वालागट्टा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ में खिलाड़ियों के लिए अधिक आज़ादी और बेहतरी का परोपकारी करना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है आईओए का। पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का अध्यक्ष बनाना काफ़ी समय से लंबित था। वह एक किंवदंती हैं, प्रतिमान हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं रोमांचित हूँ कि जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती रही हूँ भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। वाकई एक खिलाड़ी अध्यक्ष चाहे तो बहुत बदलाव ला सकता है, क्योंकि खिलाड़ियों से उसे खास सहानुभूति होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा प्रशासन नसीब नहीं हुआ और किसी न किसी वजह से मुझे निशाना बनाया गया था। एक नियमित खिलाड़ी होने के बावजूद मुझे वैसा समर्थन नहीं मिल पाया जबकि मुझे हमेशा ज़रूरत रही। एक खिलाड़ी का भारतीय ओलंपिक संघ में शीर्ष पर होना महत्वपूर्ण, तब यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि खिलाड़ियों प्रशंसकों को मिलाजुला संगठन ही प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यह एक खिलाड़ी की विशेषज्ञता पर भी निर्भर है कि वह प्रशासन की
राजनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच के साथ मिलकर पूरे संघ का नेतृत्व करता है। उषा एक महिला अध्यक्ष के रूप में बदलाव ला सकती है, बशर्ते उन्हें ऐसा करने का मौका दिया जाए। सच कहा जाए तो ऐसे पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं और अक्सर इसमें जितना दिखता है उससे कहीं अधिक होता है। यह मैं आज एक अकादमी चलाते हुए सीख रही हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके किसी फैसले से कोई परेशान न हो। हर किसी को खुश करने की जरूरत को साधते हुए सावधान रहना भी होगा। यह एक कठिन डगर है, उषा के लिए यह आसान नहीं होने वाला है, उषा के लिए ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह ठोस बदलाव लाने में सक्षम होंगी। उम्मीद है पीटी उषा से, बिल्कुल हमें भी बहुत खुशी मिली थी। बहुत बहुत बधाई पीटी उषा को, आपको ऐसे पद पे अवश्य विराजमान होना चाहिए ही था और ऐसा हुआ भी। मुझे उम्मीद है कि नया IOA एथलीट आयोग के संबंध में दबावों के आगे नहीं झुकेगा, जैसा मैंने एथलीट निकायों को करते देखा है। मुझे याद है मैं खिलाड़ियों के एक जीवंत संघ का हिस्सा बनना चाहती थी, पर मैंने सीखा कि संघ बहुत दम घोंटू भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर उषा IOA में ठोस बदलाव करती हैं, एथलीट आयोग को निर्णय लेने में अधिक आज़ादी देती है और यह सुनिश्चित करती हैं कि खिलाड़ी संघ में सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करें, तो यह देश में खेलों के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। इच्छुक और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे संगठन में सबकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए एक दृढ़ संगठन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सब साथ आए तो बदलाव ला सकते हैं। खिलाड़ियों को मुखर होना होगा। वैसे इतिहास मेरे लिए कठिन शिक्षक रहा है, वह मुझे थोड़ा शंकालु बना रहा है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ में खिलाड़ियों के लिए अधिक आज़ादी की पैरोकारी करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि संघ सभी खिलाड़ियों के कल्याण को प्राथमिकता दे। यह कल्याण खेल से पूरे भी है और इसमें हर तरह की समस्याएं शामिल है। यह कल्याण खेल से परे भी है और इसमें हर तरह की समस्याएं शामिल है जो खिलाड़ी अक्सर झेलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से लेकर उत्पीड़न तक और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न जैसे परेशानियों से भी खिलाड़ियों को गुजरना पड़ता है। खुद एक खिलाड़ी के रूप में मैं जानती हूँ कि हमारी खेल व्यवस्था में उत्पीड़न और शोषण के कई मामले हैं। कई खिलाड़ी इस बारे में बात करने से असमर्थ हैं या डरे हुए हैं। खिलाड़ियों और संगठन के बीच सहज संवाद की सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर लगा सके। जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और जीतकर पदक और ट्रॉफियां घर लाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत है। खिलाड़ियों को यह बताना जरूरी है कि संगठन से संवाद के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। ऐसा माहौल चाहिए जहां संघ अपने खिलाड़ियों की देखभाल करता हो, समस्या बड़ी हो या छोटी, संघ उसे निपटने में मदद करता हो। जहां खिलाड़ियों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता हो, किसी को मीडिया या अदालतों का सहारा न लेना पड़े। खेलों में शोषण का समय अब समाप्त होना चाहिए। जब उषा ने IOA का कार्यभार संभाला, मुझे उम्मीद है ये आकांक्षाएं पूरी होगी, बिल्कुल और अवश्य होगी। बहुत सही चीज़ें सही हाथों में। कांग्रेचुलेशंस हमारे टीम की तरफ से उषा जी। मेसी या मोदरी में से एक का सपना टूटेगा, बिल्कुल। कोई एक ही टीम जीतने वाली है। दो टीमें अपने पहले विश्व कप में बनी चैंपियन। विश्व कप के 92 साल के इतिहास में दोनों टीमों ने ही अपने पहले टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीती से यादगार बना दिया। उरुग्वे ने 1923 में अपने ही देश में पहले विश्व कप में, हम लोगों ने चर्चा भी किया था, उरुग्वे होस्ट भी किया था, उरुग्वे जीता भी था। 1930 की बात है, आज से 92 साल पहले बिल्कुल बनने का गौरव हासिल किया। 1934 में इटली ने पहली बार इसमें खेलते हुए ट्रॉफी चूमी। हालांकि पुर्तगाल 1966 और क्रोएशिया 1998 पदार्पण टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे, याद कर लीजिए। और अंतिम मुकाबला के लिए नई गेंद, फीफा विश्व कप के बचे हुए मैचों के लिए फीफा अब दूसरी गेंद इस्तेमाल करेगा।
बिल्कुल, सेमीफाइनल के बाद जो मुकाबले होने थे हमने बताया था अल रिहला इस्तेमाल किया गया था। अब अल हिल्म ली जाएगी। अल रिहला था, अल कॉमन है, अल रिहला पहले था और अब हिल्म हो गया। अर्थ होता है ख्वाब। इसे अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में इस्तेमाल किया जाएगा। सेमीफाइनल में इस्तेमाल होना है। सेमीफाइनल के बाद नहीं, सेमीफाइनल से ही अल हिल्म बॉल की उपयोग होनी शुरू होगी। इंग्लैंड ने पहली बार पाक में लगातार 2 टेस्ट जीते। क्वालिफिकेशन के लिए आक्रामक खेल जरूरी है। 75 अंक के साथ भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में चौथे नंबर पर। बताइए, चौथे नंबर पर इंडिया। 4 सीरीज में भारत ने अब तक 6 मैच जीते, जबकि 4 हारे और 2 ड्रॉ रहा। रहाणे और ईशान के अनुबंध पर संकट है। हॉकी के विशेष शिविर में कौशल निखारेंगे गोलकीपर ड्रेग फिलिपकर। संभावित सूची। विश्व कप में भारत बड़े पूल में जफर इकबाल। हम लोग बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय खिलाड़ी अगले महीने भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी तक होने वाले FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व कप की तैयारी के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले विशेष ड्रैग फ्लिक और गोलकीपिंग शिविर में भाग लेने वाले हैं। कब से होने वाला है? 13 से 29 जनवरी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्या है? देश दुनिया में PM पर कांग्रेस नेता की अशोभनीय टिप्पणी, भाजपा हमलावर। फिर दी सफाई, कांग्रेस भी साथ नहीं। क्या कहा था राजा पटेरिया ने? सोशल मीडिया पर सोमवार सुबह सामने आए इस वीडियो में राजा पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या का मतलब है हराने का काम करो। यह वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई कस्बे का है। इनका नाम याद रख लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट्स आप ऐसे पद के लिए अशोभनीय है। गुजरात में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को नमन कर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आभार भी जताया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने शिरकत की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, देख लिया आपने, 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत हैं वहाँ के गवर्नर। 18वें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्रियों में कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बालिया, मूलभाई बेरा, कुबेर डिडोर और भानुबेन बावरिया शामिल है। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। राज्य के 6 अन्य मंत्रियों में पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबाद, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंसेरिया, भिखू सिंह परमार, कुंवरजी हलपति शामिल है। विश्व स्तर पर चुनौतियों से निपटने को मंच बने भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा भारत। सुधार किए जाने को लेकर भारत कर रहा तैयारी। विश्व के सामने उभरी नई चुनौतियां। भारत की ओर से जारी नोट में कहा गया कि पिछले 7 दशकों में विश्व के सामने नई चुनौतियां उभरी है। इनमें आतंकवाद के साथ उभरती प्रौद्योगिकी से खतरे, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी प्रमुख हैं। इन सभी चुनौतियों से एक मजबूत बहुपक्षीय प्रक्रिया के जरिए ही निपटा जा सकता है। बहुपक्षीय सुधार के लिए वर्तमान बहुपक्षीय संरचना के सभी 3 स्तंभों शांति एवं सुरक्षा, विकास तथा मानवाधिकारों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए।
ऐसा भारत का कहना है। स्नातक डिग्री अब 4 साल में। नए पाठ्यक्रम में ऐसी पढ़ाई होगी। 120 क्रेडिट 3 साल की सामान्य डिग्री के लिए लेने होंगे। 160 क्रेडिट स्नातक ऑनर्स रिसर्च के लिए होना जरूरी है। 40 क्रेडिट न्यूनतम हर साल प्राप्त करना अनिवार्य होगा छात्रों को। एक कॉमन कोर्स की अनिवार्य पढ़ाई। पहले 3 सेमेस्टर छात्रों को कॉमन और इंट्रोडक्टरी कोर्स की पढ़ाई अनिवार्य तौर पर करनी होगी। इसमें विज्ञान, थिएटर, संगीत, साहित्य, भाषा, प्राकृतिक विज्ञान, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन कौशल आदि विषयों को शामिल किया गया है। कॉमन कोर्स के 24 और इंट्रोडक्टरी कोर्स के 18 क्रेडिट पॉइंट होंगे। 2. एक मुख्य विषय का चयन कर सकेंगे। चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर में मुख्य विषय लेना होगा और 2 छोटे विषय चुनने का विकल्प मिलेगा। एक अनिवार्य वोकेशनल कोर्स होगा। मुख्य विषय 48 क्रेडिट का, छोटा विषय 16-16 क्रेडिट का होगा। इसका मकसद डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के साथ छात्रों को रोजगार से भी जोड़ना होगा। बिल्कुल, वहाँ से आपको रोजगार की देने की तैयारी और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। 3. ऑनर्स और रिसर्च का विकल्प। 7वें और 8वें सेमेस्टर में ऑनर्स और शोध का विकल्प मिलेगा। जो छात्र शोध क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो बहुविषयक रिसर्च कर सकेंगे या फिर अंतिम वर्ष में एकल विषय के साथ डिग्री पूरी कर सकेंगे। ये फायदे होंगे। देखिए, पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री और रिसर्च डिग्री मिलेगी। सेकंड, 7 साल के भीतर एंट्री और एग्जिट की सुविधा मिलेगी। तीसरा, 4 साल पाठ्यक्रम वाले छात्र सीधे पीएचडी में पात्र होंगे। छात्र को दिक्कतों का सामना करने का कौशल, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, विभिन्न देशों के लोगों को जानने समेत अन्य विषय इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। फायदा आपने देख लिया। बिल्कुल, इसे बारीकी से समझें। ईरान में दूसरे प्रदर्शनकारी को फांसी मिल गई है। मजीदरेजा रहनवाई, फाइल फोटो देखिए, इनको फांसी दे दी गई है। सुरक्षा बलों पर चाकू से हमला करने का आरोप था युवक पर। ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए एक और प्रदर्शनकारी को सोमवार को फांसी दे दी गई। ईरान सरकार द्वारा देश में व्यापक स्तर पर जारी प्रदर्शनों के बीच हिरासत में लिए गए कैदी को फांसी दिए जाने का ये दूसरी मामला है। ईरान की समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार मजीदरेजा रहनवाड को फांसी दी गई। उसे मशहद में 17 नवंबर को सुरक्षा बल के 2 सदस्यों की चाकू मारकर हत्या करने और 4 अन्य को घायल करने का दोषी ठहराया गया। बहुत बड़ा घटना है। मजीदरेजा रहनवाड कुश्ती का खिलाड़ी था। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन में उसने भी भाग लिया था। सरकार पर आरोप है कि उसे सजा एक तरफा सुनाई गई, उसे बचाव के लिए वकील तक मुहैया नहीं कराया गया। आरोप है कि उसे भारी यातनाएं दी गई थी। ईरान ने इससे पहले बीते गुरुवार को एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी थी। ये दूसरी फांसी है। उद्योग रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में महंगाई ज़्यादा है, देख लीजिए। तेलंगाना में महंगाई अधिक दर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लीजिए। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की क्या हालात है। महंगाई के मोर्चे पर देश के 11 राज्य राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा महंगे। तेलंगाना में महंगाई सबसे ज़्यादा 7.89, दिल्ली में सबसे कम 2.17। तेलंगाना 7.89, आंध्र प्रदेश 6.90, हरियाणा 6.81, महाराष्ट्र 6.70, मध्य प्रदेश 6.64, उत्तर प्रदेश 6.20, पश्चिम बंगाल 6.10, राजस्थान 6.01, गुजरात 5.92, केरल 5.90, तमिलनाडु 5.90, उत्तराखंड 5.58, झारखंड 5.52, बिहार 4.14, दिल्ली 2.17। महंगाई दर देख लीजिए।
औद्योगिक उत्पादन 4% घटा। देश के विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन घटने और खनन तथा ऊर्जा में वृद्धि कमजोर रहने के बावजूद से अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन आईआईपी में 4% की गिरावट आई है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी अक्टूबर 2021 में 4.2% बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अक्टूबर 2022 में 5.6% नीचे आया। समीक्षाधीन अवधि में खनन उत्पादन में 2.5% की मामूली वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन 1.2% बढ़ा। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। 8.77 कब से लेकर अप्रैल से टू नवंबर तक, ध्यान में रखिए इसे। चलिए, दैनिक भास्कर का अंक है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन_दास.ऑफिशियल अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमसे जुड़े हैं। शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक हम लोगों ने देखा। देश की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा वैशाली में 171 फीट 15 करोड़ की लागत से बन रही शिव प्रतिमा। 300 टन सरिया का हो रहा उपयोग। 20,000 बोरी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान के नाथवाड़ा में 351 फीट शिव, राजस्थान के नाथवाड़ा में 351 है और यहाँ 171 फीट। इसे विश्व की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति कहा गया राजस्थान के नाथवाड़ा में। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 130 फीट की शिव मूर्ति। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में मधुदेश्वरा मंदिर के पास 130 फीट ऊंची शिव मंदिर की प्रतिमा बनी है। गुजरात के बड़ौदा में 120 फीट की शिव प्रतिमा। गुजरात के बड़ौदा में बनी बड़ोदरा झील पर भगवान शिव की 120 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। वैशाली के सरसई पोखर पर भारत की दूसरी 171 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बन रही है। इसमें 50 फीट तक कंक्रीट का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर हाई क्वालिटी प्लास्टिक फाइबर का स्ट्रक्चर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विजया लक्ष्मी ट्रस्ट इसे बना रहा है। इससे पहले बिहार के सासाराम के पायलट धाम में 111 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई थी और ये 171 फीट है। अगला फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बस 3 मैच दूर। फीफा वर्ल्ड कप आज अर्जेंटीना क्रोएशिया, कल फ्रांस मोरक्को में सेमीफाइनल, 18 को फाइनल होना है। जो अब तक हुआ गोल 115 असिस्ट, 24 दिन 60 मैच 157 गोल, 115 असिस्ट, 142 येलो, 4 रेड कार्ड। जो अभी बाकी है गोल्डन बूट की दावेदारी में एम्बापे और टीम अर्जेंटीना फ्रांस आगे है। गोल्डन बूट में कौन कौन है देखिए। एम्बापे 5 गोल किए हैं फ्रांस के, रिजू 4 गोल किया है फ्रांस का, मेसी 4 गोल किया अर्जेंटीना। जीत के कहाँ कितने आसार, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। विश्लेषण है। आईआईटी बॉम्बे में अंतर्राष्ट्रीय ऑफर बढ़े, पैकेज भी सबसे ऊंचे हैं। देखिए रिपोर्ट को बहुत आराम से देखिए। बैंक के ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने लूटे 65 लाख। भीड़ ने एक को पकड़ लिया, चलिए पैसे रिकवरी हो जाएगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल बिके हर 10 में से 8 मकान मिड प्रीमियर और लग्जरी सेगमेंट के। पूर्वांचल, कोसी और सीमांचल में लड़कियों की शादी के नाम पर तरक्की रोकने के लिए काम को दुनिया ने माना। अब तक ड्रॉप आउट 1050 बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया है। शिल्पा सिंह। चलिए अभिव्यक्ति में क्या है। स्थानीय चुनाव मुद्दों पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 में
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित कर पाएगी। 2023 में फ्रेंड्स 9 राज्यों में चुनाव होना है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 3 राज्य यही हो गया, और चार राज्य हो गया 7 सिस्टर्स स्टेट्स से 4 राज्य हैं, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के और नागालैंड, इन तीनों को छोड़ दिया जाए। असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, बाकी सारे का चुनाव होना है फ्रेंड्स इसी साल में 2023 में होना है। अगले साल होना है, इसी साल में नहीं, अगले साल में होना है। और यहाँ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी होना है। कुल 9 राज्यों में चुनाव होना है। चलिए स्पोर्ट्स में रोनाल्डो को झटका, छोटी टीमों का मिरेकल, अब तक टूर्नामेंट में हावी। फीफा वर्ल्ड कप क्विज में देखते हैं, इस साल फीफा वर्ल्ड कप में कितनी एशियाई टीमों ने हिस्सा लिया है। आंसर है 5। हम लोगों ने देखा था कितनी एशियाई टीमें भाग ली है। एशियाई टीमें 5 भाग ली है। कितने देश वर्ल्ड कप में 100+ गोल कर चुके हैं? 7 देश। इस बार किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट की सबसे पहली हैट्रिक बनाई? गोंसालो रामोस पहली हैट्रिक बनाई, हम लोगों ने देखा था। जिनकी मिडफील्ड मजबूत, चांस ज़्यादा। जिनका मिडफील्डर है, डिफेंडर पहले होता है, डिफेंडर फिर मिडफील्डर देन अटैकर। रोहित तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने के बाद से विदेशी टेस्ट टीम का नेतृत्व नहीं कर सके। इंग्लैंड का पाक में 22 साल बाद टेस्ट सीरीज पर कब्जा हुआ। रणजी में मिलेंगे 2 चैंपियन। मैच रोमांचक रहे, इसलिए कमजोर और मजबूत टीमों का अलग अलग ग्रुप। 138 फर्स्ट क्लास। चलिए ब्रिटेन बर्फबारी केवल 20 मीटर जाने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं। ये हालात है इंग्लैंड में। दोस्त बना दुश्मन, टीटीपी आतंकियों के बाद पाकिस्तान की एक और मुश्किल। अफगान सेना भी पाक पर हमलावर, पड़ोस में अब दोहरे तालिबान की मार है। मिजोरम 30% युवा ले रहे ड्रग्स, स्कूल छोड़ रहे किशोर। मिजोरम की हालत है। म्यांमार से घुसपैठ के साथ ड्रग्स तस्करी। ईरान का केस हमने देखा ही था। महिलाएं लोगों के साथ जॉब चाहती है, नए आइडियाज़ को लेकर उत्साहित भी हैं। दैनिक भास्कर, 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, इसे बंद कर देना चाहिए। भाजपा सांसद 25 माह से नर्मदा का पानी पी रहे हैं, बोले नदियां वित्त नहीं चित्त से बचेंगी। बिल्कुल, नदियां वित्त से तो नहीं चित्त से बचेंगी। मन मनसा होनी चाहिए, बचाने की जरूर बच जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि बात बचाने की हो रही है, मतलब इतना हालात गर्दिश में चला गया है कि इसे बचाने की बात हो रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की बात है। शरद चंद्र हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, हाई कोर्ट का कहना है। श्री शारदा मठ की अध्यक्ष प्रव्राजिका का निधन। श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्ष प्रव्राजिका भक्ति प्राण का रविवार की रात कोलकाता में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 102 वर्ष की थी। वह लंबे समय से वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से ग्रसित थी। नमन है। शारदा मठ की अध्यक्ष रह चुकी थी। संविधान की प्रधानता सुनिश्चित रहे, प्रभु चावला जी। लोकतंत्र की निर्वाध शक्ति नुकसानदेह है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पर यह बात लागू होती है। यदि यह लड़ाई का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हुआ तो दोनों का भरोसा कमजोर होगा। समाधान नहीं हुआ तो अराजक माहौल बनेगा। न्यायपालिका को अपने धब्बे को धोना चाहिए। कार्यपालिका संबंध प्रतिष्ठा बनाए रखने, न्यायपालिका विधायिका को अपनी बात कहने दें। जरूर पढ़ें, बहुत इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। चलिए
पाउच करके बिल्कुल इसे समय निकाल के आराम से पढ़ें। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है देखिए, इतने सारे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और अदालत आमने सामने है। उसमें पहला क्या है देखिए, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, NJAC। देन पहला मामला SP गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981 का मामला। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत, कॉलेजियम सिस्टम 3 मामला जिन्हें 3 जज केसेज कहा जाता है कि अदालत में आने के पश्चात अस्तित्व में आया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर क्या कहता है संविधान का, क्या कहना है, दूसरा मामला। तीसरा मामला क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। देखिए इसको समय निकाल के बारीकी से फ्रेंड्स इसे ज़रूर देखें। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण संबंधों और संविधान की बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य को शामिल किया गया है, बहुत क्लोजली समझाया गया है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, समय निकाल के जरूर पढ़ें। और किन देशों में क्या हालात है देखिए, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, उससे कॉलेजियम सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, फंक्शनैलिटी क्या है, ऐसे देशों में कंपैरेटिवली स्टडी के साथ अपने देश में कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी, उसके बाद आप टिप्पणी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है। अब बिल्कुल इसको पॉज करें और बिल्कुल आराम से पढ़ें इसे। स्पोर्ट्स में और ये है नथिंग एक्सक्लूसिव, देश विदेश में नथिंग एक्सक्लूसिव। अर्थव्यवस्था में हो रही वृद्धि तो जलन नहीं, गर्व करें वित्त मंत्री। खुदरा महंगाई पर खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 588 पर पहुंचा। देखिए पहली बार 6% से नीचे गया है, 11 माह में सबसे कम, मतलब फरवरी के बाद हालात में सुधार आया है। इसका मतलब 6 से नीचा यदि रहता है, हम लोग ने अभी भी चर्चा भी किया था पिछले अंक में, और इस अंक में भी हम लोगों ने देखा था। आज से G20 की SCBD की बैठक, वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रमुखों SCBD की बैठक हुई है, हम लोगों ने देखा था। दैनिक जागरण का अंक है। एज यूजुअल जितनी सेवा करनी है कर ले, आगे तेजस्वी करते रहेंगे। तवांग सेक्टर में भारत और चीन की झड़प हुई है। कांटो भरा ताज है देखिए G20, ये कौन है, हर्ष V पंत जी का कहना। G20 अध्यक्षता का कांटो भरा ताज है। निर्णय लेना, एक डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही विजनरी होगा, विजनरी होना ही चाहिए। क्या है, भारत के लिए आवश्यक हो चला है कि वह अपनी विदेश नीति में द्विपक्षीय भाव से अधिक बहुपक्षीय भावनाओं पर वरीयता दे। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं। उम्मीद करते हैं विजनरी हो, दूरदर्शी हो। बिल्कुल ऐसे विकासशील देश जो अपनी जो मुखर नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करे भारत, उम्मीद है। खुदरा महंगाई घटी है, हम लोगों ने देखा था। अनाज 1145% महंगा हुआ। अनाज खाद्यान्न में अनाज की बात हो रही है। रुपये को थामने के लिए RBI ने बेचे 33.42 अरब के डॉलर। संसद प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, संसद से जुड़ी कुछ खास बातें फ्रेंड्स। तय होनी चाहिए सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समय सीमा। अमेरिकी सैनिकों ने सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक सद्दाम हुसैन को पकड़ा था।
2003 में आज ही इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया था। इराक की एक अदालत द्वारा मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने पर 30 दिसंबर 2006 को इन्हें फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन को 1982 में इराक में हुए दुजेल नरसंहार मामले में दोषी पाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव चुने गए नोबेल विजेता कोफी अन्नान। 1996 में आज ही दुनिया में लोकप्रिय कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव चुने गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान कोफी ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को मजबूत किया था। 2001 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सादगी की मिसाल माने जाते थे देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर। लोकप्रिय राजनीतिक मनोहर पर्रिकर का जन्म साल 1955 में आज ही गोवा में हुआ था। शुरू से ही उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ था। 1994 में पणजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2000 में गोवा के सीएम बने। 2014 में रक्षा मंत्री बनाए गए। उनके रक्षा मंत्री रहते ही उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। 2017 में चौथी बार गोवा के सीएम बने। 2017 में पर्रिकर की सादगी भरी जीवन शैली की चर्चा विरोधी दल भी करते थे। 18 मार्च 2019 को उनका निधन हो गया। विकसित देशों के पर्यावरण के वादे पूरे नहीं करने से और आएंगी आपदाएं। जयशंकर जी सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, महात्मा वो है जो गरीबों और असहायों के लिए रोता है, अन्यथा वे दुरात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।